नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज के खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले आपको बताएंगे, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में अपने चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए घाटी की आवाम को कौन सा भरोसा दिया। वहीं दूसरे मुद्दे में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर से मुलाकात कर क्या भावुक अपील की। वहीं तीसरे मुद्दे में आपको बताएंगे, दिग्गज लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी की अंतिम यात्रा के बाद उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही खेल की दुनिया में आपको बताएंगे, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मात देकर कौन सा कमाल कर दिखाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। जम्मू कश्मीर के चुनावी महासंग्राम में पीएम ने शंखनाद कर दिया। जम्मू कश्मीर फतह के लिए मोदी ने मिशन कश्मीर की शुरुआत डोडा से की। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों पर भी जमकर शब्दबाण चलाई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का पीएम मोदी की बात पर पलटवार भी सामने आया है। आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में विजय संकल्प रैली कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। दरअसल घाटी में चुनाव घोषणा के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है। पीएम ने रैली में संबोधित करते हुए कहा, याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहाँ अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। हालात ये थे कि तब कांग्रेस की केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक तक जाने से डरते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में यहाँ जो बदलाव आया है वह किसी सपने से कम नहीं है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। पूर्ण राज्य का दर्जा बीजेपी ही देगी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों की ओर से उठाया जा रहा पूर्ण राज्य के दर्जे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके हर अधिकार की रक्षा बीजेपी की प्राथमिकता और मोदी की गारंटी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी बीजेपी सरकार ही करेगी। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी आस्था से जुड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, भाजपा की प्राथमिकता है आपके हर अधिकार की रक्षा की गारंटी मोदी ने दी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। आपने देखा है आजकल ये लोग
संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? परिवारवाद ने इस खूबसूरत राज्य को खोखला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, इस बार का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहाँ जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर पलटवार। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी रैली में विपक्ष पर हमले पर पलटवार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब बीजेपी को इन परिवारों से समर्थन की आवश्यकता थी तो वे जम्मू कश्मीर में विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं थे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन के दौरान पीडीपी के साथ कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन अब चुनावी मौसम के दौरान वे आलोचना करते हैं और हर चीज ढूंढते हैं, उनमें गलत है। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हमें कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब काफी अनसर्टेनिटी है, हालात खराब है, काफी एनकाउंटर अभी भी चल रहे हैं। ये वजीर आजम साहब को इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। जरा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए।
आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 2019 में मोदी सरकार ने कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। इसके बाद इसी साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराया जाना निश्चित हुआ था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से विधानसभा चुनाव शुरू हो रहा है। पहले चरण में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। इसके बाद वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में रेप के बाद मर्डर मामले को लेकर डॉक्टर पिछले 33 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपके विरोध को सलाम करती हूं। वहीं ममता की छात्रों से मुलाकात पर विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आई। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। डॉक्टरों के इस प्रदर्शन को खत्म कराना अब राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है। इसी के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आपके साथ है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा, আপনাদের দিদি হিসেবে আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে এসেছি, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে আসিনি। আমি আপনাদের দিদি হিসেবে বলতে এসেছি, যাতে আপনারা না ভাবেন হ্যাঁ আমি চিফ মিনিস্টার আছি, আমি একটা পার্টিও বিলংস করি, কিন্তু আপনাদের কাছে এসেছি যদি বলেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার, অ্যাজ এ এল্ডার সিস্টার এবং আপনাদের আন্দোলনের সমব্যথী एवं समसाथी। मैं खुद छात्र आंदोलन से आई हूँ। सीएम ममता ने डॉक्टरों के भारी विरोध के बीच कहा, मैं खुद छात्र आंदोलन करके आगे आई हूँ। मैंने अपने जीवन में भी बहुत संघर्ष किया है। मैं आपके संघर्ष को समझती हूँ। मुझे मेरे पद की चिंता नहीं है, सीएम ममता ने कहा। আমি আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই। আমি নিজে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে উঠে আসা লোক। আমি স্টুডেন্ট মুভমেন্ট আমি নিজেও অনেক সাফার করেছি জীবনে। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়, মানুষের পোস্টটাই বড় কথা। আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি, কাল সারা রাত ঝড় জল হয়েছে। আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আমারও কষ্ট হয়েছে, আমারও কষ্ট হয়েছে। এই ঝড় জলের মধ্যে আপনারা যেভাবে বসে আছেন আমার মানসিকভাবে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা আজকে 33 দিন 34 দিন আমিও কিন্তু রাতের পর রাত ঘুমাইনি, কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। আমি আপনাদের কাছে যেটা বলতে এসেছি, এত ঝড় বৃষ্টির মধ্যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আর কষ্ট না করে যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি কথা বলে সহানুভূতির সাথে আমি স্টাডি করব, আমি অফিসারদের সাথে কথা বলবো। আমি একা সরকার চালাই না, আমার সাথে একটা চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজি পুলিশ সবাই আছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি ভাববো, আমি চিন্তা করব। विरोध मार्च में शामिल हुए अधीर रंजन चौधरी। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सिलीगुड़ी में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में घटित बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से सीएम की मुलाकात पर उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले 1 महीने से डॉक्टर, छात्र और छात्राओं ने लगातार खुले आसमान के तले धूप और बारिश का मुकाबला करते हुए अपना आंदोलन जारी रखा है। एक बार नहीं 100 बार वे ममता बनर्जी से गुहार लगाते रहे कि वे एक बार प्रदर्शनकारियों से मिले, लेकिन वो मुलाकात तो करने गई, लेकिन अपनी चालाकी छोड़कर नहीं गई। कि मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी के पास ये गुहार लगाते रहे कि एक बार कम से कम
आंदोलनकारियों से मिलने से आसमान तो नहीं टूट पड़ेगी ना। दुख की बात यह है कि मुलाकात तो करने गई, जरूर गई, लेकिन चालाकी छोड़ के नहीं गई। यह हथकंडे की क्या जरूरत थी? डॉक्टर की जो आंदोलनरत छात्रों ने खुले आम 5 मांगे रखी थी, एक मांग अगर पूरा करती, अरे कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को अगर पद से हटा दिया जाते तो क्या आसमान टूट पड़ते, भूकंप हो जाते क्या बंगाल में? सुनियोजित तरीके से आंदोलन को तोड़ने के लिए एक के बाद एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह आंदोलनकारियों की दृढ़ता, उनकी तेज, उनकी ईमानदारी के सामने ममता बनर्जी सर झुका रही है, लेकिन चालाकी से वो हटे नहीं। 5 मांगे के अंदर क्या 2-4 मांग अगर पूरा कर देते तो हर्जा क्या थी, हानि क्या थी? कुछ दिन पहले भी डॉक्टरों से मिलना चाहती थी ममता। दरअसल आरजी कर मेडिकल की घटना पर जारी विरोध के चलते सीएम ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिलने की कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों के साथ एक बैठक भी बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में कोई भी डॉक्टर उनसे मिलने नहीं पहुंचा। इसके बाद ममता बनर्जी ने भावुक होते हुए कहा था कि अगर आपको मेरी सरकार पर भरोसा नहीं है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए शुक्रवार को उनकी दिल्ली स्थित आवास से पार्टी कार्यालय लाया गया। इसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ मौजूद रही। बता दें कि सीताराम येचुरी का 12 सितंबर को इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। एम्स में हुआ सीताराम येचुरी का निधन। देश के दिग्गज वामपंथी नेताओं में शुमार सीताराम येचुरी का गुरुवार को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उन्होंने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। येचुरी बीते 23 दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे। वहीं उनके परिजनों ने जानकारी दी कि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। येचुरी सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। राजनीति के दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। वहीं सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्गजों का तांता लग रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी सीताराम येचुरी के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली स्थित सीपीआईएम कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। The only thing I can say is that everybody is in grief. This is an irreparable loss for his family, his friends, his political colleagues, his party, and for the country. I told the family that we cannot diminish their pain, but we are with them in this hour of grief. And he was a man of commitment, a man of ideas, man of ideology, and courage of conviction. So that is, he lived a life worthy of emulation. I pay my respects to the departed soul. Thank you. मित्र सीताराम येचुरी जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। मेरा संबंध उनके साथ यूनिवर्सिटी के दिनों का है। जब मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों का नेतृत्व किया करता था तो उस समय सीताराम येचुरी जी जेएनयू से अपनी विचारधारा को प्रोपोगेट करने के लिए हिमाचल आया करते थे और उस समय से मेरा उनके साथ संबंध है। विचारों में हम दोनों भिन्न दिशाओं के थे, अलग अलग विचार के रहे,
वो अपने विचार के बहुत पक्के थे और उन्होंने सारा जीवन उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगाया। लेकिन वो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उनका व्यक्तिगत संबंध, मानवतावादी अप्रोच, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसे शख्सियत जो विचारों के प्रति अडिग रहा, लेकिन इसके साथ साथ वह समाज में उन लोगों के साथ भी संबंध रखा जो उनके विचार के भिन्न थे। उनका मानना था कि वी एग्री टू डिसएग्री, और यही प्रजातंत्र की खूबी वो कहा करते थे। ईश्वर ने उनको मध्य आयु में ही हम सबसे छीन लिया। हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहने की ताकत दे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और उनसे हमको जो मानवतावादी और जो आपसी प्रेम की बात कही वो हमेशा याद रखनी चाहिए। श्री सीताराम येचुरी जी हम सबके लिए नहीं, इस देश के लिए एक बहुत बड़े नेता थे और देश के मुद्दों की समझ रखने वाला, देश के मुद्दों के समाधान की समझ रखने वाला, और फिर उस समाधान को जो लोग सफल बना सकते हैं, उस समाधान को लेके जो लोग आ सकते हैं, उन सबको साथ लेके चलने वाला ऐसा व्यक्ति एक लंबे राजनीतिक करियर तक देश की सेवा करता रहा। हमें गर्व है कि वो हमारे देश के एक नेता हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए जब मैं पत्रकार था उस वक्त भी और अभी भी राजनीति में जब मैं हूँ, हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे। उनसे जो जब भी मैं मिलता था बहुत गर्मजोशी से हमेशा मिलते थे। तो हम सबकी बहुत सारी ऐसी जुड़ी यादें हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और राष्ट्रीय रूप से भी, जो हमारे लिए एक हमारी कमाई है, हमारे संबंधों की कमाई है। आज हम उनको मिस करेंगे, पूरी जिंदगी में मिस करेंगे, देश उनको मिस करेगा। और उनका एक वैक्यूम उनके जाने से जो क्रिएट हुआ है वो सीताराम येचुरी की जगह कोई नहीं ले सकता। रिसर्च के लिए एम्स को दान किया गया पार्थिव शरीर। येचुरी का पार्थिव शरीर आज सीपीआईएम कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद उनके शव को उनकी इच्छा के मुताबिक मेडिकल रिसर्च के लिए एम्स को सौंप दिया गया। सीताराम येचुरी का गुरुवार दोपहर 3:05 पर 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। परिवार ने उनके पार्थिव शरीर को शिक्षण और शोध उद्देश्यों के लिए एम्स नई दिल्ली को दान कर दिया। सीताराम येचुरी को पहले 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें आईसीयू में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। छात्र संघ के समय से राजनीति में रहे सक्रिय। बता दें, सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव और पार्टी के संसदीय समूह के नेता थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें 2016 में राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपातकाल में जेएनयू में रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह लगातार 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1984 में उनको सीपीआईएम की केंद्रीय समिति में शामिल किया गया था। 2015 में उनको पार्टी का महासचिव चुना गया और उसके बाद से इस पद पर बने हुए थे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम कमाल कर रही है। 14 सितंबर को खेले गए अहम मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से मात दी। इस टूर्नामेंट में देश की यह लगातार 5वीं जीत है। पाकिस्तान के खिलाफ हाफ टाइम तक भारत 2-1 से आगे था। मुकाबला खत्म होने तक फिर कोई गोल नहीं हुआ। जीत के हीरो कप्तान हरमनप्रीत सिंह रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शनिवार को डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। मुकाबला हुलुन बुइर के मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला गया। भारत की यह इस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार 5वीं जीत है। भारत के लिए दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए, वहीं पाकिस्तान की ओर से एकमात्र गोल अहमद नदीम ने किया। भारतीय टीम ने इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में
अपने सभी 5 मैच जीते हैं। वहीं पाकिस्तान 5 में से 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में भारत के बाद दूसरे नंबर पर है। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर किए। मुकाबले के दौरान पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मुकाबले का पहला गोल पहले क्वार्टर के 7वें मिनट में पाकिस्तान के अहमद नदीम ने किया। यहाँ शाहीन ने शॉट खेलते हुए डी के अंदर बॉल डाली थी, जिसे नदीम ने डिफ्लेक्ट करके गोल कर दिया। इसी के साथ पाकिस्तान इस मुकाबले में 1-0 से आगे हो गया। इसके बाद 13वें मिनट में भारत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करके बराबरी कर ली। हरमनप्रीत सिंह ने गोल पोस्ट के राइट कॉर्नर पर ड्रैग फ्लिक करके गोल किया। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत को कप्तान हरमनप्रीत ने बढ़त दिला दी। अभिषेक के इंजेक्ट पर हरमनप्रीत ने गोल पोस्ट के सेंटर में शॉट लिया। यही गोल निर्णायक साबित हुआ। भारत की पाकिस्तान पर 8वीं जीत। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पाकिस्तान पर यह 8वीं जीत है। जीत के हीरो कप्तान हरमनप्रीत सिंह रहे। दोनों टीमों के बीच यह 12वां मुकाबला था। इस दौरान पाकिस्तान केवल 2 मैच जीत सका है, वहीं 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। 16 सितंबर को खेला जाएगा सेमीफाइनल। भारत के साथ इस टूर्नामेंट में चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया और पाकिस्तान भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 16 और फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारत का सफर। पहला मैच चीन को 3-0 से मात दी। दूसरा मैच जापान को 5-1 से हराया। तीसरा मैच मलेशिया को 9-1 से हराया। चौथा मैच कोरिया को 3-1 से मात दी। 5वां मैच पाकिस्तान को 2-1 से हराया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 13 साल पहले 2011 में हुई थी। भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन है। भारत ने 4 और पाकिस्तान ने 3 बार खिताब जीता है। वहीं 2021 में साउथ कोरिया ने टाइटल जीता था। बता दें कि 8 सितंबर से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का आगाज हुआ था। इस टूर्नामेंट का फाइनल 17 सितंबर को होना है। भारत 5 मैच जीतकर नंबर 1 पर मौजूद है। वो पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। अब देखना ये रहेगा कि क्या भारतीय टीम अपनी जीत का सिलसिला सेमीफाइनल में भी जारी रखेगी। स्पोर्ट्स डेस्क एनबी न्यूज। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।